कक्षा 11वीं विषय फिजिक्स भौतिक शास्त्र का आज 14 मार्च को पेपर था। और इस पेपर में आप देखे होंगे जितने भी प्रश्न थे वो यदि आप वीडियो से पढ़े होंगे तो वो 100% प्रश्न फंसे हैं और उससे आप तैयारी करते तो पूरा का पूरा बनता। फिलहाल यहाँ पर 1 अंक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। इनमें से सबसे पहले सही विकल्प का चयन करिए। इस वाले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई पद्धति का मूल मात्रक है? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या है? मीटर। एसआई पद्धति का मूल मात्रक इसमें से क्या है? मीटर। अगला प्रश्न है, नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल होगा। तो यहाँ पर वेग क्या है? नियत है। तो वेग नियत होने पर उस पर लगने वाला बल क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर इसका ये ऑप्शन सही है, शून्य। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिए, ए वेक्टर बराबर 2i कैप तथा बी वेक्टर बराबर -4j कैप हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा। तो इसका सही आंसर है शून्य, क्योंकि इसमें ए के साथ i है और बी के साथ j है और i j का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो शून्य होता है, इसलिए सब शून्य हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर यदि i होता तब इसमें -8 हो जाता, लेकिन एक में i है एक में j है, इसलिए इसका जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान है वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो यहाँ संवेग परिवर्तन की दर दिया है, तो किसके बराबर होती है? बल का। ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम होता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर आपको समझना है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बल। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न देख लेते हैं। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करते हैं तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, तो जब संरक्षी बल धनात्मक कार्य करता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है, घटती है। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रतिबल का एसआई मात्रक है। तो प्रतिबल का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है प्रतिबल का ये होता है F/A। तो यहाँ पर F का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से पहला प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी तल से पलायन, ये पलायत लिखा है, इसको पलायन समझना है, पलायन वेग का मान। तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ 11.2 भरना था। गैसों के विसरण की दर उनके अणुओं के द्रव्यमान के, यहाँ पर जो सही है वो है व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर आपको व्युत्क्रमानुपाती भरना था, तो इसका हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। तीसरा है, ध्वनि तरंगें खाली स्थान तरंगें होती हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो इस तरह से इसमें अनुदैर्ध्य भरना था। अगला है, 2 सेकंड आवर्तकाल वाले सरल लोलक की लंबाई। तो आप इसको 99.8 लिख सकते थे, या फिर इसको पूरा का पूरा या लिखना है तो इसको आप 1 मीटर भी लिख सकते थे। तो 99.8 और या फिर 1 मीटर, ये दोनों सही हैं। तीसरा है, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो माध्यम की आवश्यकता जो होती है विकिरण में नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? विकिरण। तो ये विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण खाली स्थान राशि है। तो बल आघूर्ण एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना था? सदिश। तो इस तरह से यहाँ पर खाली स्थान के उत्तर हैं। तो यहाँ पर पलायन वेग का मान 11.2। इसके बाद है, गैस के विसरण की दर उनके अणुओं के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। 2 सेकंड आवर्तकाल वाले सरल लोलक की लंबाई 99.8 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण कहलाती है। फिर बल आघूर्ण एक तरह की सदिश राशि होती है। अब अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं,
महत्तम ऊंचाई पर वेग, तो जो महत्तम ऊंचाई पर वेग होता है उसका मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। दूसरा है मंदन का मात्रक, तो मंदन एक तरह का त्वरण ही होता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो यहाँ त्वरण का जो मात्रक होता है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका ये सही हो जाएगा सी नंबर। फिर सामर्थ्य या शक्ति, तो जो सामर्थ्य या शक्ति होता है, तो शक्ति होता है कार्य बटे समय, तो कार्य बटे समय से यदि हम यहाँ पर मात्रक निकालेंगे तो कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो ये वाला ऑप्शन सही है, जूल प्रति सेकेंड। इसके बाद है घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ये होता है ये 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से ये कर लेंगे। फिर है कोणीय संवेग, तो जो कोणीय संवेग होता है वो ये सूत्र होता है आई ओमेगा, तो यहाँ पर ये कोणीय संवेग हो जाएगा आई ओमेगा। फिर है घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक का ये हो जाएगा ये μs बराबर tan थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना था, एक बार आप इसको मिला लीजिएगा। अब प्रश्न है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला है किसी सदिश ए वेक्टर से संबंधित एकांक सदिश लिखिए। तो एकांक सदिश जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसा आपको लिखना था, ए कैप बराबर हो जाता है यहाँ ए वेक्टर, और ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में मिले होंगे यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे, और ये मॉड ऑफ क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है। इसके बाद है दूसरा, तरंग ऊर्जा किस भौतिक राशि का स्थानांतरण होता है? तो तरंग द्वारा जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो ये इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? ऊर्जा, ये आपको भरना था। तीसरा है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g तथा गुरुत्वीय त्वरण g में संबंध लिखिए। तो ये जो होता है स्मॉल g बराबर ये होता है कैपिटल G कैपिटल M और बटे में क्या था? r स्क्वायर, इस तरह से ये संबंध लिखना था। अगला प्रश्न है व्यापक रूप से द्रवों का पृष्ठ तनाव पर ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव होता है? तो यहाँ पर ताप बढ़ाने पर जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था? पृष्ठ तनाव घटता है इस वाले में। इसके बाद है 1 किलोग्राम भार बल कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो यहाँ पर 1 किलोग्राम भार को आप यदि चाहें तो यहाँ पर W इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। तो यहाँ पर m का मान कितना है? 1 है, और g का मान कितना होता है? 9.8 होता है। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। तो इस तरह से 1 kg भार का मान कितना होता है? 9.8 न्यूटन। यदि आप लगभग भी 10 न्यूटन लिख दिए होंगे तो उसको भी सही मानना चाहिए, पर ओरिजिनल मान जो है ये 9.8 न्यूटन हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो चलिए समझते हैं। तो ये 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या 5 है, तो सत्य है। दशमलव लगा है तो ये पीछे के शून्य भी गिने जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 सार्थक अंक हैं। तो ये जो पहला है ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, एक v गति में किसी कण की चाल स्थिर है तो त्वरण अवश्य ही शून्य होगा। तो यदि ये चाल स्थिर है तो त्वरण अवश्य ही शून्य होगा, ये ज़रूरी नहीं है। वृत्तीय गति में जो होता है कि त्वरण चाल स्थिर रहती है, इसके बाद भी त्वरण होता है। तो ये जो कथन है ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसको सत्य नहीं लगाना है, क्योंकि वृत्तीकरण एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर होती है लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता है, क्योंकि दिशा बदलती रहती है चाल की। इसके बाद है ये अप्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होती हैं। ये भी असत्य है, क्योंकि अप्रत्यास्थ संघट्ट में केवल रेखीय संवेग ही क्या होता है? संरक्षित होता है। तो ये वाला भी क्या हो गया? असत्य हो गया। ये पहला वाला थोड़ा मिट गया है तो इसको देख लेते हैं, ये भी क्या हो गया? सत्य हो गया। फिर अगला देखते हैं, कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये भी असत्य है, वो केवल
तापों पर निर्भर करती है, स्रोत और जो सिंक है उसके ताप पर निर्भर करती है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद रेखी संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, तो ये क्या है, सत्य है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सत्य असत्य और ये एक अंक के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप इनको ऑब्जेक्टिव मिला लीजिएगा, बाकी बड़े क्वेश्चन को आप वीडियो से देख सकते हैं। तो एक बार फिर थैंक यू। अब आपको जो है बायो के तो ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो है केमिस्ट्री के आपके 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के वीडियो अवश्य मिलेंगे। आप उससे तैयारी करिएगा। चैप्टर वाइज भी वीडियो पूरे अपलोड हैं केमिस्ट्री के, उसको देख सकते हैं। लेकिन बायो के 5-6 चैप्टर हैं, उनमें से आप कुछ तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।